हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज का टॉपिक है सेल्यूलर इवेंट, जो कि है ना अक्यूट इन्फ्लेमेशन का सेकंड पार्ट है। और इससे पहले हम दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं इन्फ्लेमेशन पर, जो कि है इन्फ्लेमेशन। इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि इसमें कैसे क्या हो रहा है, ठीक है, जिसमें हमने कार्डिनल साइंस डिस्कस किए थे और इवेंट और ये सब कॉजेज़ हमने डिस्कस किए थे। फिर हम आए थे अक्यूट इन्फ्लेमेशन पे। अक्यूट इन्फ्लेमेशन में हमने देखा था वेस्कुलर इवेंट और सेल्यूलर इवेंट, ठीक है। इसमें हमने फिर ये सारा डिस्कस किया था। वेस्कुलर इवेंट तक हमने डिस्कस किया था, और ये जो सेल्यूलर इवेंट है वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर दिया है तो प्लीज़ उसे शेयर करें, जिससे आप जैसे ही स्टूडेंट्स पे हमारी वीडियो जाए, ठीक है, और उनको भी हेल्प हो। थैंक यू। अब हम शुरू करते हैं सेल्यूलर इवेंट। सेल्यूलर इवेंट में जैसे हमने वेस्कुलर इवेंट में दो इवेंट देखे थे, ऐसे ही इसमें दो इवेंट हैं। पहले तो सेल्यूलर इवेंट का मतलब बता दें कि है ना, जो सेल्स में इवेंट हो रहे हैं, मतलब सेल्स के जो इवेंट, जैसे हमने ना वेस्कुलर इवेंट पढ़े, ठीक है। वेस्कुलर में मतलब ब्लड वेसल्स में। अब आगे सेल की बात, तो अब सेल क्या कर रही है इन्फ्लेमेशन होने पे, तो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें दो इवेंट हैं, एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट एंड फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स में 4 पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम ये एक्सुडेशन पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सुडेशन का मतलब आपको पता होगा कि मतलब ल्यूकोसाइट का बाहर निकलना, ठीक है। कैपिलरी से, कैपिलरी होगी, इसमें सेल्स भरी होंगी, यहाँ कोई इन्फ्लेमेटरी साइट है, यहाँ मतलब इंजरी हो गई है, ठीक है। तो ये जो ल्यूकोसाइट हैं, एक्सुडेशन के थ्रू, एक्सुडेशन मतलब इसकी परमेबिलिटी बढ़ गई है, मतलब फ्लूइड के साथ साथ ना सेल्स भी जा रही हैं इन्फ्लेमेटरी साइट पर, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट, और वो सेल कौन सी है, उसमें सबसे पहले होगी ल्यूकोसाइट, ठीक है। तो ये जो ब्लड वेसल्स में, मतलब कैपिलरीज में जो सेल्स हैं वो इन्फ्लेमेटरी साइट पर जा रही हैं, उनके जाने को बोलते हैं एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट, ठीक है। तो चेंजेस इन फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड, है ना, मतलब ब्लड के एलिमेंट्स में चेंज होंगे। फिर उसके बाद रोलिंग एंड एडेशन, फिर वो रोल करते करते, मतलब ये जा रही हैं तो ऐसे नहीं कि ऐसे फ्लो होते होते चली जाएंगी, सबसे पहले रोल होते हुए जाएंगी, ठीक है, और लेयर से चिपकती हुई जाएंगी, ठीक है। मतलब उनको किसी की हेल्प चाहिए होगी जिसकी वजह से वो इन्फ्लेमेटरी साइड पे जाएं, ठीक है। ऐसे नहीं कि बिना मतलब अपने आप ही चली गई, उन्हें आसपास के जो स्ट्रक्चर हैं वो उसको हेल्प करेंगे कि वो बॉडी में इंजरी हुई है, आप उसे जाके ठीक करो, ठीक है। तो वो कैसे जाएंगी, रोल होते हुए जाएंगी, और मतलब चिपकते हुए जाएंगी, जैसे एंडोथेलियल वॉल हो गई, मतलब जो भी स्ट्रक्चर आएंगे ना उससे चिपकते हुए जाएंगी, ठीक है। एमिग्रेशन, एमिग्रेशन मतलब फिर वो कैपिलरी से बाहर निकल जाएंगी। कैपिलर मतलब एमिग्रेशन मतलब होता है बाहर जाना, ठीक है। तो वो चिपकेंगी, चिपकने के बाद फिर ब्लड वेसल रप्चर होगी और फिर वो बाहर निकलेगी। फिर कीमोटैक्सिस, कीमोटैक्सिस मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि है ना ल्यूकोसाइट को, फॉरेन एजेंट को पहचानने में हेल्प करेंगे, तो उनको हम बोलते हैं कीमोटैक्सिस, ठीक है। फैगोसाइटोसिस में, फैगोसाइटोसिस में क्या हो रहा है, रिकॉग्निशन ऑन एंड अटैचमेंट, ठीक है, रिकॉग्नाइज करेगी, फिर उसको अटैच करेगी, एनगल्फ करेगी, फिर उसके बाद किल करेगी, ठीक है। मतलब उसके बाद फिर किल हो जाए, मतलब खा लेगी और उसको डिग्रेड करेगी। तो ये जो डिग्रेडेशन है, किलिंग एंड डिग्रेडेशन, उसमें दो मैकेनिज्म होते हैं, इंट्रासेल्यूलर मैकेनिज्म और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैकेनिज्म। इंट्रासेल्यूलर में क्या होता है, दो टाइप के बैक्टीरियल मैकेनिज्म होते हैं, एक तो ऑक्सीडेटिव बैक्टीरियल मैकेनिज्म और नॉन ऑक्सीडेटिव बैक्टीरियल मैकेनिज्म, ठीक है। ऑक्सीडेटिव है तो मतलब ऑक्सीजन का कुछ यूज़ हो रहा है, तो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, ठीक है। एम्पियो डिपेंडेंट होगा और एक एम्पियो इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। माइलो परऑक्साइड होता है, ठीक है। तो वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, वो सब अभी ये सब कवर करेंगे, ठीक है। और क्या होता है, लाइसोसोमल ग्रैन्यूल्स, ठीक है। अब एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैकेनिज्म में क्या होता है, ग्रैन्यूल्स इन्वॉल्व होंगे और इम्यून मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो ये जो ओवरऑल है हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। तो अब फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट इवेंट जो होगा, एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट। एक्सुडेशन का मतलब होता है कि है ना ल्यूकोसाइट का फ्लूइड के साथ बाहर निकलना और इन्फ्लेमेटरी साइट पर जाना।
Most important feature of inflammatory response is escape of leukocyte from lumen of microvasculature to interstitial tissue. Escape मतलब बाहर जाना, ठीक है, छूट जाना, तो ल्यूकोसाइट बाहर चली जाती हैं ल्यूमन से. ल्यूमन मतलब ल्यूमन ऑफ माइक्रोवेस्कुलेचर. माइक्रोवेस्कुलेचर मतलब वही जो हमने आर्टेरियोल्स, वेन्यूल्स ये सब बताए थे, तो वही जो वेसल्स होंगी, कैपिलरीज होंगी, उनका ल्यूमन होता है. मतलब जैसे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, हमें पता है, ठीक है. आर्टरीज जो होती हैं वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं. तो इसके जो ये पाइप जो होता है, मतलब इधर ये इसको हम ल्यूमन बोलते हैं, ठीक है. पाइप के जो सरफेस होता है ऐसे गोला वाला, ठीक है, तो हम उसको ल्यूमन बोलते हैं. तो जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगी, ठीक है, एस्केप कर जाएंगी फ्रॉम द ल्यूमन ऑफ माइक्रोवेस्कुलेचर, मतलब वेसल से जो आर्टरी, वेन्यूल कुछ भी होगी, आर्टेरियोल, ठीक है. और कहाँ चली जाएंगी? इंटरस्टिशियल टिश्यू में. अब वेसल के बाहर वाली जगह कौन सी होती है? इंटरस्टिशियल टिश्यू. आप इतना समझ लीजिए इसको, ठीक है. तो ल्यूकोसाइट एस्केप फ्रॉम ल्यूमन ऑफ वेसल टू दी वो इंटरस्टिशियल टिश्यू. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पीएमएन फॉलोड बाय मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सबसे पहले कौन सी मतलब हेल्प बुलाने पे कौन सी चीज़ पहले आएगी? पीएमएन, ठीक है. न्यूट्रोफिल्स आती हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर मोनोसाइट भी चल देंगी, फिर मैक्रोफेजेस भी चल देंगी, ठीक है. बोलती हैं पहले आप चले जाओ फिर हम चले जाएंगे, ठीक है. तो ये एक डायग्राम है, ठीक है. तो सबसे पहले इसमें दिखाया है नॉर्मल एक्सियल फ्लो, मतलब फ्लो कैसा होता है. देखिए ये वाली थ्रोम्बोसिस में भी हम बता चुके हैं, ठीक है. तो नॉर्मल फ्लो कैसा होता है, ये एक कैपिलरी है, उसमें ये एंडोथीलियल वॉल है, ठीक है. और इसमें ये सेल और प्लाज्मा के साथ मतलब ये मिक्स होके चल रहे हैं. ये बीच में जब नॉर्मल सिचुएशन होती है तो ये सब बीच में चल रही होती हैं, सेल और प्लाज्मा, और यहाँ पे ना ये पेरीफेरी से टच नहीं करती हैं ये सेल, ठीक है. तो नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है. अब हम सेकंड स्टेप बताएंगे. तो अब इसमें है एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट में, जो कि हम पहला पॉइंट हमने जो टेबल में पढ़ा था, मतलब पहले वाले चार्ट में पढ़ा था, तो उसमें था चेंजेस इन फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड. तो वो क्या चेंजेस हैं? देखिए शुरू में क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो, ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, जैसे कि हमने वेस्कुलर में पढ़ा, ठीक है. वेस्कुलर इवेंट में रेट मतलब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से फ्लो भी ज़्यादा होगा, उसकी वजह से जो वेसल है वो डायलेट हो जाएगी, ठीक है. और फिर उसके बाद क्या होगा, जब वो मतलब डायलेट हो जाएगी, उसके बाद फिर है ना फ्लूइड बाहर निकलने लग जाएगा, मतलब परमेबिलिटी बढ़ जाती है. उसके बाद क्या होता है, वो वेसल में अब थोड़ा थोड़ा ही पानी रह गया है, मतलब थोड़ा थोड़ा फ्लूइड रह गया है, तो वहाँ पे जमा होने लग जाएगा. जमा होने लग जाएगा तो उसको हम बोलते हैं स्लोइंग और स्टेसिस. जमा होने लग जाएगा या फिर धीरे धीरे बहेगा वेसल में. वेसल की बात हो रही है ये, ठीक है. तो उसकी वजह से स्लोइंग और स्टेसिस हो जाएगी. फिर क्या होगा, चेंजेस इन माइक्रोवेस्कुलर और वेसल्स टेक प्लेस. फिर उसके बाद जो भी चीज़ होगा, मतलब विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, वो खून गाढ़ा होने लग जाएगा, जो फ्लूइड है मतलब फ्लूइड वो गाढ़ा होने लग जाएगा, उसको बोलते हैं विस्कोसिटी बढ़ जाएगी उसकी, ठीक है. तो उसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं सबसे पहले हम वो देख लेते हैं, ठीक है. अब ये है कि ना इन नॉर्मल एक्सियल फ्लो, नॉर्मली अगर कुछ हो रहा होता है जैसे कि मैंने पहले बताया, ठीक है, तो उसमें कैसी चीज़ होती है, सेंट्रल स्ट्रीम ऑफ सेल, ठीक है. सेंट्रल में क्या क्या होते हैं, ल्यूकोसाइट होंगी, आरबीसी होंगी, ठीक है, और जो सेल्स होती हैं वो होंगी. पेरीफेरल स्ट्रीम में सेल फ्री लेयर होगी क्लोज टू दी वेसल वॉल. जो पेरीफेरल स्ट्रीम होगी वहाँ पे कोई सेल नहीं होगी और वो वेसल वॉल के पास होगी, ठीक है. तो वही हमने एक्सियल फ्लो में बताया, ठीक है. तो ये देखिए नॉर्मल एक्सियल फ्लो है, तो इसमें ये रही एंडोथीलियल, और ये जो सारी की सारी सेल हैं वो बीच में हैं, ठीक है. ल्यूकोसाइट और आरबीसी और जो भी चीज़ें होंगी, प्लेट मतलब जो भी चीज़ें होंगी, ठीक है, जो भी सेल्स होंगी जो कि मोनोसाइट वगैरह, वो बीच में फ्लो हो रही होगी. और है ना ये वाली जो पेरीफेरी है, मतलब पेरीफेरी मतलब लाइन के पास, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें सेल फ्री होंगी, ठीक है. और किसके पास होंगी, वेसल वॉल के पास. और ये वॉल हो गई इसकी, तो ये वेसल वॉल है, ठीक है. अब क्या है, अब ड्यू टू स्लोइंग और स्टेसिस, अब जो फ्लूइड का फ्लो है, ठीक है, अगर वो स्लो हो गया है, धीरे धीरे बह रहा है या फिर वहाँ पे जमा हो गया है, तो सेंट्रल स्ट्रीम, अब वो जो एक प्रेशर आ रहा था, प्रेशर के आने की वजह से ब्लड फ्लो हो रहा था, ठीक है. तो जो सेल्स हैं वो अपना नॉर्मली जाती जा रही थी, जैसे अब यहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है, पाइप में, तो उसके मतलब वो अपने प्रेशर की वजह से ये जो सेल्स हैं वो बीच में बह रही हैं, ठीक है. अब ये प्रेशर यहाँ
पे कम हो जाएगा, तो अब जो बीच की चीज़ें हैं वो साइड में डिस्पर्स हो जाएँगी, ठीक है? मतलब फैलने लग जाएँगी। अब मतलब वो नीचे बैठने लग जाएँगी, ठीक है? तो सेल्स ना पेरिफेरी पे आ जाती हैं, ठीक है? तो इसमें यही कहा गया है कि ड्यू टू द स्लोइंग और स्टेसिस सेंट्रल स्ट्रीम वाइडन हो जाएगा, पेरिफेरल प्लाज्मा नैरोअर हो जाएगा, जिसको हम मार्जिनेशन कहेंगे। और ये किसकी वजह से हो जाता है? ड्यू टू द लॉस ऑफ प्लाज्मा बाय एक्सोडेशन। मतलब एक्सोडेशन की वजह से परमेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है? परमेबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से जो प्लाज्मा है वो बाहर निकल के जा रहा है, ठीक है? और सेंट्रल स्ट्रीम जिसकी वजह से वाइड हो रही है और प्लाज्मा जो है वो नैरो होता जा रहा है, जिसकी वजह से मतलब इसका मतलब ये है जो सेल्स वो मतलब जो सेल्स हैं वो मार्जिन पे मूव कर रही हैं, ठीक है? अब ये बता रहे हैं कि कैसे हो रहा है। पहले पेवमेंटिंग भी बता देते हैं, ठीक है? उसके बाद जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो सेंट्रल कॉलम से होकर वो है ना, मतलब जो सेंट्रल कॉलम में जा रही थी, मतलब बीच-बीच में जा रही थी जो न्यूट्रोफिल, वो स्लोइंग और स्टेसिस की वजह से वो वेसल वॉल पे आ गई है, मतलब वॉल पे इकट्ठी हो गई है जो यहाँ पे थी, ठीक है? उसको हम बोलेंगे पेवमेंटिंग। पेवमेंटिंग का मतलब होता है, मान लीजिए यहाँ पे फ्लूइड का प्रेशर कम हो गया, तो है ना, तो जो अंदर की चीज़ है तो वो धीरे-धीरे नीचे जमा होने लग जाएगी। तो नीचे जमा होने लग जाएगी तो वो एक तरीके से एक दूसरे के ऊपर जमा हो जाएगी, ठीक है? तो पेवमेंटिंग का मतलब होता है जैसे हम ईंट नहीं रखते, ब्रिक ब्रिक लगाते हैं, मतलब वो बनाते हैं, वॉल बनाते हैं, तो है ना, एक के ऊपर एक रखते जाते हैं, ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं पेवमेंटिंग। तो इसमें आप देखिए मार्जिनेशन एंड पेवमेंटिंग, ठीक है? ये एंडोथेलियल वॉल है ना? अब क्या हो रहा है, ये तो बीच में जा रही थी सेल्स, अब स्लोइंग और स्टेसिस होने की वजह से जो फ्लूइड था वो बाहर निकलता जा रहा है और जो सेल हैं वो भी डिस्पर्स होती जा रही हैं, तो जिसकी वजह से जो सेंट्रल स्ट्रीम है वो चौड़ी हो गई। अब ये जो यहाँ पे ये चौड़ी थी, जो वाइड थी, वो यहाँ पे अब जो पेरिफेरी है वो अब कम हो गई। इसका देखिए कितना साइज़ कम हो गया, और जो सेंट्रल स्ट्रीम थी वो इतनी चौड़ी हो गई। तो इसका कहने का मतलब यही है कि वो है ना, जो सेल्स थी वो डिस्पर्स होते चली गई और फिर वो यहाँ पे लाइनिंग पे आ जाएंगी, वेसल वॉल की लाइनिंग पे ये सेल्स यहाँ पे जमा हो जाएंगी, ठीक है? मार्जिन पे आ जाएंगी और वो एक दूसरे के ऊपर इकट्ठी होना शुरू हो जाएंगी। मार्जिनेशन और पेवमेंटिंग, ठीक है? तो ये सेकंड पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं रोलिंग और एडिशन पे, ठीक है? तो जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो है ना रोल करते हुए जाएँगी। अब ऐसे ही नहीं कि यूँ ही चली जाएँगी, ठीक है? अब वो वेसल वॉल पे तो आ ही गई है ना, वेसल वॉल पे आ गई, तो अब वेसल वॉल पे आने के बाद क्या होगा, ठीक है? यहाँ पे ये इकट्ठी हो गई। अब इनको रास्ता भी तो चाहिए, कहाँ जाएँगी? तो वो क्या है कि रोल करती-करती, मतलब ऐसे नहीं कि चल के जा रही है, अब वो तो है नहीं, उसके पैर-वैर तो है नहीं, तो वो रोल करते हुए जाएँगी, ठीक है? घूमते हुए जाएँगी और जो स्ट्रक्चर मिलेगा वहाँ से चिपकते हुए जाएँगी, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं कि फ्लो होते जा रही हैं, वो वहाँ के स्ट्रक्चर्स पे चिपकते हुए जाएँगी, ठीक है? एडिशन, उसको हम बोलते हैं एडिशन। तो पेरिफेरल मार्जिनेटेड एंड पेवमेंटेड न्यूट्रोफिल स्लोली रोल ओवर एंडोथेलियल सेल लाइनिंग ऑफ वेसल वॉल। वेसल वॉल की जो वॉल होती है, मतलब वेसल की जो वॉल होती है, उसके अंदर की लाइन को हम बोलते हैं एंडोथेलियल सेल, जो कि अभी तक आपको पता ही चल गई होगी, ठीक है? तो हमें पता थी कि वो है ना, जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो मार्जिनेटेड, मतलब मार्जिन पर आ गई हैं, एंडोथेलियल वॉल पर आ गई हैं और एक दूसरे के ऊपर वो हो गई हैं, इकट्ठी हो गई हैं, ठीक है? तो वो स्लोली रोल करेंगी वेसल वॉल के ऊपर, मतलब ये ऐसे है, ठीक है? ये इकट्ठी हो गई यहाँ पे, ऐसे करके मार्जिन पर आ गई और ये एक दूसरे के ऊपर इकट्ठी हो गई। तो अब क्या है कि है ना, ऐसे ही नहीं चल देंगी ये रोल होते हुए चलेंगी, ठीक है? स्लोली रोल होते हुए चलेंगी, किसके ऊपर? एंडोथेलियल वॉल जो है वेसल की, उसके ऊपर, ठीक है? उसको हम बोलेंगे रोलिंग फेज। फॉलोड बाय, इसके बाद क्या होता है? ट्रांजिएंट बॉन्ड बिटवीन ल्यूकोसाइट एंड एंडोथेलियल सेल बिकम फर्मर। मतलब एक टेम्परेरी बॉन्ड बनेगा ल्यूकोसाइट और एंडोथेलियल सेल के बीच में, वो बिकम फर्मर, ठीक है? मतलब वो एक टेम्परेरी होता है, ठीक है? मतलब क्या है कि बॉन्ड बन जाएगा, अब जिसकी वजह से वो चिपक जाएगी, ठीक है? क्या है कि कोई चीज़ ऐसे ही नहीं चिपक जाएगी, ठीक है? तो ल्यूकोसाइट के पास कुछ होगा, है ना? और एंडोथेलियल वॉल के पास कुछ होगा, ठीक है? तभी तो वो एक दूसरे से चिपक जाएगी, ठीक है? तो ऐसा कुछ आप समझ लीजिए, इसमें बॉन्ड बन जाएगा एक दूसरे के बीच, जिसकी वजह से वो उसको गाइड करेगी, आप ऐसे समझ लो, है ना?
तो वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब ये जो बॉन्ड बना वो किसकी वजह से बना, क्योंकि वहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स थे, सेल एडिशन मॉलिक्यूल, ठीक है, जो मैं अभी बता रही थी, है ना, तो उसको हम बोलेंगे कैम। तो वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, सेलेक्टिन, मतलब आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि है ना, ल्यूकोसाइड के पास कुछ रिसेप्टर्स हैं और है ना एंडोथेलियल वॉल के पास कुछ रिसेप्टर हैं, और वो रिसेप्टर एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं, है ना, तो जिसकी वजह से वो उसको हेल्प करती है आगे बढ़ने में, मतलब चिपकने में भी हेल्प करेगी और आगे बढ़ने में भी हेल्प करेगी। तो सेलेक्टिन्स हैं जो कैन प्रेजेंट ऑन एंडोथेलियल सेल सरफेस, कैन रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड ऑन न्यूट्रोफिल सरफेस। मतलब ये क्या है, सेलेक्टिन्स ना वो सेलेक्टिन्स बाइंड करते हैं, ठीक है, मतलब न्यूट्रोफिल से, तो ये एंडोथेलियल सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं और बाइंड करते हैं न्यूट्रोफिल सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की जो लेयर होती है उसको पहचानते हैं और फिर उससे बाइंड कर जाएंगे। ये 3 टाइप के होते हैं, PEL, पी सेलेक्टिन, ई सेलेक्टिन और एल सेलेक्टिन, ठीक है। पी सेलेक्टिन को हम CD62 भी बोलते हैं। अब हम आते हैं इंटीग्रिन पे। इंटीग्रिन फाउंड ऑन एंडोथेलियल सेल सरफेस, ये भी एंडोथेलियल सेल सरफेस पे भी ही मिलते हैं, ठीक है। CD11 बोलेंगे इसको, और CD18 रिसेप्टर, 2 रिसेप्टर मिलते हैं हमको, है ना। IgAM, इम्यूनोग्लोबुलिन जीन एडिशन मॉलिक्यूल, ठीक है। ये कौन से होते हैं, ICAM1 जिसको हम CD54 भी बोलते हैं, VCAM1 जिसको हम CD106 भी बोलते हैं, और PECAM1 जिसको हम CD31 भी बोलते हैं। PECAM की फुल फॉर्म होती है प्लेटलेट एंडोथेलियल सेल एडिशन मॉलिक्यूल। VCAM की फुल फॉर्म होती है वेस्कुलर सेल एडिशन मॉलिक्यूल, और ICAM की होती है इंट्रासेल्युलर सेल एडिशन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आप इसमें रोलिंग और एडिशन देख लीजिए कि है ना, अब ये यहाँ पे वॉल पे आ गई, ठीक है। तो अब क्या है कि ये न्यूट्रोफिल्स ना रोल होंगी, ठीक है, रोल होते हुए, और यहाँ पे देखिए चिपक रही हैं, ठीक है, मतलब एडिशन हो रहा है इनका, है ना। तो रोलिंग ऐसे करके रोल करेगी, रोल करते करते जाएगी, सीधे सीधे नहीं जाएगी, और ये वहाँ पे स्ट्रक्चर मिलेगा, मतलब ये वॉल है, वॉल से हेल्प लेती हुई, मतलब सहारा लेती हुई चली जाएगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एमिग्रेशन एंड डायपेडिसिस। सबसे पहले यहीं इसमें देख लेते हैं एमिग्रेशन में क्या हो रहा है कि अब ये वेसल वॉल से एडहेर हो गई, ठीक है। अब एडहेर हो गई तो धीरे धीरे ऐसे आएंगी यहाँ पे, मतलब देखिए ये बाहर आ गई, है ना। अब एडहेर होते होते ये बाहर निकल जाएगी, ये न्यूट्रोफिल्स बाहर निकल रही हैं, और इनके साथ साथ ही ये RBC भी निकल जाएंगे, RBC WBC ये सब बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। तो अभी हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो थर्ड पॉइंट था एमिग्रेशन। आफ्टर न्यूट्रोफिल एंडोथेलियम एडिशन, इन दोनों का एडिशन होने के बाद, बॉन्ड बनने के बाद, न्यूट्रोफिल मूव अलोंग द एंडोथेलियल सरफेस, वो एंडोथेलियल सरफेस पे मूव करती हैं टिल सुइटेबल साइट बिटवीन एंडोथेलियल सेल इज़ फाउंड। मतलब सुइटेबल साइट वो होती है इन्फ्लेमेटरी साइट, मतलब जहाँ पे है ना इंजरी हुई है, तो वो मतलब वहाँ पे फाइंड करती हैं वेयर न्यूट्रोफिल्स थ्रू आउट साइटोप्लाज्मिक स्यूडोपोड। उसके बाद क्या है, जैसे वो रिकॉग्नाइज कर लेगी उसको, मतलब सूटेबल साइट पे पहुंच जाएगी, तो न्यूट्रोफिल्स फिर अपने स्यूडोपॉइड मतलब स्यूडोपॉइड पॉड जो होते हैं वो है ना, वो जनरेट करेगी और उसको मतलब खाने की तैयारी करेगी, ठीक है। along with neutrophil, red cell also escape via gap between endothelial cell। अब क्या है कि है ना, वो देखिए न्यूट्रोफिल बाहर निकली है तो वो तो गैप तो बन ही गया एंडोथेलियल सेल में, और वो स्ट्रेच हो जाती है तो उसकी वजह से गैप बन जाते हैं, ठीक है। तो उसके साथ साथ ना रेड सेल भी निकलेगी, रेड सेल निकलेगी, तो उसको अगर है ना एंडोथेलियल से रेड सेल निकल रही है न्यूट्रोफिल के साथ, तो वो उसको हम बोलेंगे डायपेटिसिस। तो इससे क्या होता है, मतलब रेड सेल बीइंग फोर्स्ड आउट आइदर बाय रेज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और मे थ्रू एंडोथेलियल डिफेक्ट लेफ्ट आफ्टर एमिग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट। मतलब क्या कह रहा है ये कि जो RBC हैं वो अपने आप मतलब ये है कि न्यूट्रोफिल के
पीछे से ऐसे ही नहीं निकल रही हैं, या तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा हुआ है इसकी वजह से निकल रही हैं, है ना, या फिर एंडोथेलियल वॉल में कोई डिफेक्ट है उसकी वजह से वो बाहर निकल रही है। इट गिव हेमोरेजिक अपीयरेंस टू एक्सोडेट। अब उस फ्लूइड को अगर देखा जाएगा, अगर उसमें आरबीसी प्रेजेंट होंगी तो वो थोड़ा हेमोरेजिक इफेक्ट देगा, मतलब ऐसा इफेक्ट देगा कि ब्लड वेसल रप्चर हो गया और उसमें से ब्लड निकल रहा है, ठीक है। तो कीमोटैक्सिस, फोर्थ है कीमोटैक्सिस। अब है ना कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज कराते हैं कि हाँ ल्यूकोसाइड को यहीं जाना है, यही इन्फेक्टेड साइड है। ल्यूकोसाइड ऐसे तो नहीं पहचानेगी कि अरे हाँ यहाँ इंजरी हुई है। तो कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस रिलीज होते हैं जिसकी वजह से वो ल्यूकोसाइड इन्फ्लेमेटरी साइड पे जाती है, ठीक है। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट आफ्टर क्रॉसिंग एंडोथेलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन मायोफाइब्रोब्लास्ट और मैट्रिक्स टू रीच इंटरस्टिशियल टिश्यू इज अ कीमोटैक्टिक फैक्टर मीडिएटेड प्रोसेस नोन एज कीमोटैक्सिस। मतलब ये जो चीज़ें हुई, ठीक है, मतलब जो ल्यूकोसाइट क्रॉस करी एंडोथीलियम, मतलब एंडोथीलियम से तो बाहर ही निकली थी, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करी, मायोफाइब्रोब्लास्ट मैट्रिक्स, इन सबको जो रीच करी, मतलब क्रॉस करके इंटरस्टिशियल टिश्यू में जो पहुंची, वो किसकी वजह से हुआ, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कीमोटैक्सिस। मतलब कुछ फैक्टर्स ऐसे रिलीज हुए, कुछ सब्सटेंस ऐसे रिलीज हुए जिसकी वजह से ल्यूकोसाइट को हेल्प मिली इन्फ्लेमेटरी साइड पे जाने की, ठीक है। कीमोटैक्टिक सब्सटेंस आर ल्यूकोट्राइन्स B4, मतलब वो सब्सटेंस कौन से थे, ये रिलीज हुए होंगे जिसकी वजह से ल्यूकोसाइट वहाँ पहुंची होगी, ठीक है। ल्यूकोट्राइन B4 जिसको हम LTB4 भी बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, जिसको C3A C5A ये भी बोलते हैं। और साइटोकाइंस IL-18 इंटरल्यूकिन 8 होता है, सॉल्युबल बैक्टीरियल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ होती हैं जो कि कीमोटैक्सिस कराती हैं।